हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। आज मैं डिस्कस करूंगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी। जैसा कि इनकॉर्पोरेशन कई तरह के फॉर्मेट्स में होते हैं, हम इसमें वन पर्सन कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और भी अदर फॉर्मेट्स, सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाली कंपनी, ये सभी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो आज हम वन पर्सन कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो वन पर्सन कंपनी में बेसिकली कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, कुछ थोड़ा सा बस स्लाइटली कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले वन पर्सन कंपनी की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 2 में सब सेक्शन 62 में दी गई है। वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। और इसके साथ ही इनकॉर्पोरेशन कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स का रूल 3 इन वन पर्सन कंपनी को गवर्न करता है। इसमें सारे क्लॉजेस दिए गए हैं, तो हमें इनको एक बार ज़रूर रीड कर लेना चाहिए। जब भी हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं वन पर्सन कंपनी का, तो इसको हमें एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो नेम रिजर्वेशन की बात आती है, तो उस समय स्पेशली हमको ये देख लेना चाहिए वन पर्सन कंपनी में ओपीसी वर्ड ब्रैकेट में रखना कंपलसरी है। अदरवाइज आपका नेम ऑब्जेक्ट वो आपका ऑब्जेक्शन आ जाएगा आपका। इसमें 2 नाम आप दे सकते हैं, पर नेम अप्रूव करते समय या नेम के लिए अप्लाई करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आप चेक कर लें पहले एमसी वेबसाइट पर, ये कहीं से असेंबलिंग नहीं होना चाहिए, किसी से मैच नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टिंग कंपनी से, एलएलपी से और ट्रेडमार्क से भी मैच नहीं होना चाहिए। ये आपका एक आइडेंटिकल नाम होना चाहिए, अदरवाइज इसमें ऑब्जेक्शन आ सकता है। अच्छा, और यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जब भी हम नेम अप्लाई करें तो इसमें जो कोई ऐसा नाम जो नहीं होना चाहिए जो कि किसी एग्जिस्टिंग कंपनी जो कि डिजॉल्व हुए अभी 2 साल नहीं हुए हैं या फिर स्ट्राइक ऑफ हुए 20 साल नहीं हुए हैं, ऐसी किसी कंपनी का नाम हम इनकॉर्पोरेशन के लिए नेम अप्रूवल में नहीं डाल सकते हैं, अदरवाइज वो वहाँ से ऑब्जेक्शन आ जाएगा। स्ट्राइक ऑफ हुए 20 इयर्स हो जाने चाहिए, तब आप उसका नाम यूज कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का, तब तक आप उस कंपनी का नाम यूज नहीं कर सकते हैं। और अदर प्रोविजंस देखते हैं तो वन पर्सन कंपनी में आपका एक तो मेमोरेंडम आर्टिकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें तो मेमोरेंडम प्रिपेयर करते समय एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स में और मेन ऑब्जेक्ट्स में ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जब हम नेम अप्लाई करते हैं उस समय हम जो है मेन ऑब्जेक्ट्स में अटैचमेंट के रूप में हम मेन ऑब्जेक्ट्स भी पहले से ही प्रिपेयर कर लें और उसमें अटैच कर दें ना। और एंसिलरी ऑब्जेक्ट जब हम प्रिपेयर करते हैं मेमोरेंडम में, तब भी हम देख लें कि इसमें एनबीएफसी से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट एंड अदर कॉरपोरेट से रिलेटेड क्लॉज ना हो, क्योंकि ये वहाँ से ऑब्जेक्शनेबल है। ये एज पर रूल 36 ओपीसी वन पर्सन कंपनी कैन नॉट डू एनबीएफसी बिजनेस एंड ऑल्सो कैन नॉट invest in other body corporate. So please remember before drafting the MOA. Then articles also remember in interpretation part one person company की definition हमें रखनी है, और साथ ही वन पर्सन कंपनी में जो कि प्राइवेट कंपनी ही होती है, तो इसमें प्राइवेट कंपनी की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं 3/3 की, वो भी हमें इसमें मेंशन कर देनी चाहिए। और रेलिवेंट आर्टिकल्स जो ओपीसी पे एप्लीकेबल होते हैं वो रख सकते हैं, अदर आर्टिकल्स जो हैं हम उसमें से हटा सकते हैं।
और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, इसमें हमें सभी जो आपके सब्सक्राइबर या जो डायरेक्टर है, एक ही पर्सन रहेगा, तो उसका सबसे पहले आईडी एड्रेस प्रूफ के लिए आप डॉक्यूमेंट्स ले लें। इसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो सभी आईडी में आ जाएंगे। एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट, टेलीफोन बिल या मोबाइल बिल पोस्टपेड वाला, ये सभी हम उनसे ले सकते हैं। और साथ ही रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, और साथ ही एनओसी भी चाहिए होगा अगर रेंटेड या लीज्ड वाला रजिस्टर्ड ऑफिस है तो। एनओसी वैसे हमें अटैच कर ही देनी चाहिए, भले ही उसकी खुद की ओनरशिप क्यों ना हो उस बिल्डिंग पर, ताकि ऑब्जेक्शन का कोई चांस ना हो। इसके साथ ही हमें एक नॉमिनी की इसमें ज़रूरत पड़ती है, जिसकी हमें कंसेंट लेनी होती है INC 3 फॉर्म में। INC 3 फॉर्म हम ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके इस पर हमें नॉमिनी का साइन करना रहता है। और इनका भी सेम डॉक्यूमेंटेशन हमें लेना पड़ता है आईडी प्रूफ के लिए, है ना। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट कॉपी ले सकते हैं, टेलीफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी ले सकते हैं। तो आईडी एड्रेस प्रूफ के लिए भी सेम जैसा हमने सब्सक्राइबर का लिया है वैसे ही इनका ले लेना चाहिए। और जो फ़ीस हमें इसमें एप्लीकेबल होगी वो हमें नेम अप्लाई करते समय 1000 की फ़ीस होगी। डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए अलग से हमें फ़ीस की ज़रूरत होगी। और साथ ही 7550 10 लाख तक की हम 15 लाख तक की कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। 10 लाख या 15 लाख की ऑथराइज कैपिटल रख सकते हैं नॉर्मल केस में। तो टोटल हमें ये 7550 का तो आपका रजिस्टर्ड फीस और स्टाम्प ड्यूटी हो जाती है, और 1000 का आपका नेम अप्रूवल का हो जाता है, और DSC का 800 अलग से चार्ज हो जाता है। इतना हमारी टोटल कॉस्ट इनकॉर्पोरेशन की पड़ती है। प्रोफेशनल चार्जेस अलग से रहते हैं, जो कि हम सभी प्रोफेशनल्स अपने अपने अकॉर्डिंग उसको चार्ज करते हैं। अच्छा, इसमें आपका 1 पर्सन कंपनी के लिए ये सारी कुछ स्पेशल जो चीज़ हैं ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाली कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। OPC को आप चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कंपनी नहीं बना सकते, ना ही उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी और जो नॉमिनी की कंसेंट है ये तो कई बार आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में, अगर वो पर्सन इनकैपेबल हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं, या वो खुद विड्रॉ कर सकता है अपना नॉमिनेशन, तो नेक्स्ट नॉमिनी हम अपॉइंट कर सकते हैं। और यदि किसी मेंबर की ही डेथ हो जाती है, जो उसमें डायरेक्टर शेयर होल्डर है, उसी की डेथ हो जाती है, तो जो नॉमिनेट किया था वो मेंबर बन जाएगा, और वो अनदर पर्सन को उसमें नॉमिनेट कर देगा। तो ये 1 पर्सन कंपनी से रिलेटेड सीधे प्रोविजंस मैंने आपको बताए हैं। थैंक यू वेरी मच।